नमस्कार दोस्तों। चलो हम शुरू करते हैं। 6.1 प्रश्नावली आपको हम पार्ट 3 तक पढ़ा चुके हैं। पार्ट 4 है इसका। ये आप बहुत अच्छे समझिए, ठीक है। समरूप सर्वांग सम आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पे प्रश्नावली हल करवाएंगे बहुत आसानी से। देखो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। यानी सभी वृत्त जो होते हैं वो क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या तुम्हारे समरूप होते हैं। तो तुमको पता होना चाहिए कि जितने भी वृत्त होते हैं मतलब गोले होते हैं वे सभी समरूप होंगे, सर्वांगसम आपको हम कल पढ़ा रहे थे। तो बताया है कि जो वृत्त होते हैं वे समरूप होंगे। से एक ए हमने वृत्त बनाया, ठीक है, एक ये हमने वृत्त बनाया और एक ये वृत्त छोटा बना दिया, एक उससे भी छोटा बना दिया, ठीक है। तो ये वृत्त जो हैं ये सभी कैसे होंगे, ये समरूप होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे। क्यों सर्वांगसम नहीं होंगे? क्योंकि सर्वांगसम का जो डेफिनेशन होता है उसमें साइज और आकार उसका सेम होना चाहिए, ठीक है, जो कि आपको पार्ट 1 to 3 में हमने समझाया है, ठीक है। तो सभी जो वृत्त होते हैं वो समरूप ही होते, सर्वांगसम नहीं होंगे। फिर दूसरा है सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग होते हैं समरूप सर्वांगसम। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर्वांगसम का एक ही डिफिनेशन होता है कि उसका आकार, उसका साइज सेम होना चाहिए, और समरूप में होता है कि एक जैसा रूप दिखना चाहिए, बस। तो एक जैसा रूप जो है, जैसे हम एक वृत्त एक वर्ग बना लेते हैं, जैसे वर्ग की बात कही जा रही है, तो हम एक वर्ग जैसे बना रहे हैं। ये हमने बड़ा वर्ग बना दिया है, मान लो 4 सेंटीमीटर, 4 का, ये भी 4 का। दूसरा हम बना दे रहे हैं, एक छोटा बना दे रहे हैं, ठीक है। एक छोटा मान 2 का, एक फिर उससे हमने छोटा बना दिया, ठीक है, एक का हमने मान लिया। तो अब बताओ ये जो वर्ग हैं ये सर्वांगसम होंगे? सर्वांगसम का जो डिफिनेशन है वो बता चुके हैं कि उसमें साइज और आकार सेम होना चाहिए, और समरूप में जो है उनका साइज या उनका आकार नहीं देखा जाता, उनका सिर्फ देखा जाता है कि उनका रूप कैसा, एक जैसा रूप अगर है, अगर वर्ग ही वर्ग बने हुए हैं तो सभी वो समरूप होंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पे हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दे रहे हैं थेल्स प्रमेय का, जो थेल्स प्रमेय आपकी कहती है कि थेल्स प्रमेय आपकी जो कहती है कि सभी जो हैं सर्वांगसम आकृतियाँ जितनी भी होती हैं, सर्वांगसम आकृतियाँ सब समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं होती। इसको आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका जो है इसमें आपको बताया जा रहा है तीसरे में कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु समबाहु। तो ये आपको पता, समद्विबाहु दो भुजाएं उनके सामने हो जाए, समबाहु माने सभी, बाहु माने बाहें समान होनी चाहिए, सभी बाहें उनके समान होनी चाहिए, तभी वो त्रिभुज जो हैं समरूप होंगे, ठीक है। 4 नंबर में है जो रिक्त स्थान भरना है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हों, बराबर हों, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, ठीक है। तो वे आपस में बराबर होंगे, मतलब समान होंगे, समरूप होंगे। कह सकते हो कि वे समरूप कब होंगे कि जब उनके संगत कोण बराबर हों, भुजाएं की समानुपातिक हों, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा जो दिया गया है इसमें बताया जा रहा है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियाँ कौन सी होती हैं? ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं होती हैं। तो आपको कह रहे हैं कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो समरूप आकृतियाँ होती हैं उनमें क्या क्या उनकी डिफिनेशन होती है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए दो भिन्न भिन्न उदाहरण देने के लिए आपको फिर से डिफिनेशन समझा दे रहे हैं, पीछे का बता दे रहे हैं कि सर्वांगसम आकृतियाँ प्रत्येक प्रकार से एक दूसरे के समान होती हैं। अब हम उन आकृतियों पर विचार करेंगे जो समान आकार की तो हैं परंतु आवश्यक नहीं कि वे समान हम आपकी हैं, ऐसी आकृतियों को समरूप कहा जाता है, ठीक है। तो आपको भिन्न भिन्न दो उदाहरण देने हैं कि सर्वांगसम वो आकृतियाँ होती हैं जिनका एक दूसरे के समान होती हैं, आकृतियाँ प्रत्येक प्रकार से एक दूसरे के समान होती हैं, वे सर्वांगसम कहलाती हैं। और ऐसी आकृतियाँ समरूप कहलाती हैं कि उनका साइज और आकार सेम नहीं होता है तब भी वे समरूप कहलाएंगी, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। दो ये आपको बताया है, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, लेकिन उदाहरण देने हैं दो, ठीक है। तो आप ऐसे बता समरूप आकृतियाँ कौन सी होती हैं, ऐसे आकृतियाँ समरूप नहीं होती हैं। समरूप जो नहीं होंगी, ठीक है, तो आपको पता चल गया कि समरूप आकृतियाँ कौन सी होती हैं, ठीक है, जिनकी संगत भुजाएं बराबर हों,
ठीक है। संगत कोण बराबर होते हैं, आकार उनका एक जैसा होना चाहिए तो समरूप होती हैं, लेकिन ऐसी अगर समरूप नहीं होती हैं। तो आपको ये उदाहरण जो हमने पीछे बताया है इसको आप देख सकते हैं बहुत ध्यान से। वर्ग और ये आयत है, ये वर्ग है और ये आयत है, तो ये दोनों जो हैं आपस में कभी भी समरूप नहीं हो सकती हैं आकृतियाँ। अगर आयत वर्ग हैं तो ये आपस में कभी समरूप नहीं होंगी। हाँ, वर्ग वर्ग हैं तो समरूप होंगी, आयत आयत हैं तो समरूप होंगी, त्रिभुज त्रिभुज हैं तो समरूप होंगी, त्रिभुज चतुर्भुज हैं तो समरूप नहीं होंगी। इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया भी गया है कि PQR ABCD जो तुम्हारा है, इनके जो हैं संगत कोण बराबर हैं। जैसे इनके संगत कोण तो बराबर हैं, संगत कोण इनके जो बराबर हैं, परंतु भुजाएं इनके समानुपात में नहीं है। हालत में चतुर्भुज जो हैं आपस में समरूप नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है, इसे एक शब्द देखो, ये वर्ग है 3-3 सेंटीमीटर का, ये 3-3-3.5, ये आयत है, ठीक है। तो ये आयत के सामने भुजाएं बराबर होती है, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो ये समरूप नहीं हो सकती हैं, ठीक है। अब तुम्हारा 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बताएं कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं हैं। तो आप बहुत ही क्लैरिटी से देखें कि ये जो है आपका बना हुआ, इसकी संगत भुजाएं तो बराबर हैं, संगत भुजाएं इनकी इसका डबल है, 1.5 का दूना 3, 1.5 का दूना 3, लेकिन इनकी जो संगत कोण है ये बराबर नहीं है। संगत कोण से ये कोई और कोण बनाएगा, ये 90 अंश के कोण बना रहे हैं, ये मान लो 60 का कोण बनाएगा, 30 का कोण बनाएगा, 60 का कोण बनाएगा, वैसे ही। तो ये तुम्हारा जो है संगत कोण इसके बराबर नहीं है, और इसके जो हैं भुजाएं समानुपातिक हैं। तो उनके अगर कोण और भुजा दे रखी है, दिखाया जा रहा है, तो आपको दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि भुजा और कोण सेम होने चाहिए, ठीक है। धन्यवाद। आगे आप पार्ट 5 में 6.2 आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।